और एक खबर लगातार ईरान की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को टारगेट किया गया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी को मार दिया गया है, यह दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी गई है। आपको बता दें कि जनरल अली मोहम्मद नैनी एक अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए। यह हमला रमजान के आखिरी दिन सुबह के समय हुआ है। आईआरजीसी ने आधिकारिक बयान जारी कर नैनी की मौत की पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि लगातार नैनी जो थे वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव डिसाइड करने के लिए एक महत्वपूर्ण चेहरा थे। वो आईआरजीसी के स्पेशल और सीनियर मोस्ट स्पोक्सपर्सन भी थे। इसके अलावा आपको बता दें कि आईआरजीसी के कई ऑपरेशंस के अंदर 2024 के बाद उन्हें ही एक मुख्य चेहरे के तौर पर देखा जाता था, जब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक नैरेटिव डिसाइड करना होता था, जिसमें ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया हो या डोमेस्टिक मीडिया हो, उनको कैसे एंगेज किया जाए यह भी नैनी ही डिसाइड किया करते थे। वहीं आईआरजीसी ने साफ कह दिया कि उनकी मौत से संगठन की ताकत और इरादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका मिशन जारी रहेगा। यानी ना सिर्फ आईआरजीसी के बड़े टॉप स्पोक्सपर्सन को मारा गया, बल्कि आईआरजीसी के एक और बड़े कमांडर को मारे जाने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। ईरान के एक और यानी इस्माइल अहमदी को भी, जो बासिज की इंटेलिजेंस शाखा के प्रमुख थे, उनको भी मार गिराने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। उनके मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। सऊदी चैनल एआई अरेबिया और ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आई है। महर न्यूज एजेंसी और तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी उनको शहीद बताते हुए रिपोर्ट की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पे इस खबर को तेजी से शेयर किया जा रहा है। यानी एक ही रात में इजराइल ने ईरान के 2 बड़े कमांडर्स को मार गिराया है। अब तक करीबन 45 ऐसे टॉप कमांडर्स हैं जो 21 दिनों के ऑपरेशंस में इजराइल और अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया है। और नैनी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 4 के 67वें हमले को जारी कर दिया है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों के और जखीरे को लॉन्च किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ड्रोन्स भी लॉन्च किए गए। आईआरजीसी ने इसका वीडियो भी जारी किया है। हमले में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन को में मारे गए आईआरजीसी प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी को इसको समर्पित किया गया। अमेरिकी सैन्य ठिकाने जैसे अली अल सलेम एयरबेस, रडार सिस्टम, ड्रोन कमांड सेंटर और एक कह सकते ऑपरेशन हब को निशाना बनाया गया। इजराइल के सैटेलाइट, एयर डिफेंस और सैन्य ठिकानों पर भी निशाना साधने का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया। यानी वार पलटवार। अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी घुटने टेकने की बजाय बड़े हमले कर दोनों को बड़े संदेश दे रहा है। ईरान युद्ध का दायरा अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। दरअसल ईरान ने ब्रिटेन समेत उन तमाम देशों को धमकी दी है जिन्होंने अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ब्रिटेन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है तो उसे युद्ध में शामिल माना जाएगा। यह ईरान की ब्रिटेन को सीधी चेतावनी है। दरअसल ब्रिटेन पहले ही अमेरिका को डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दे चुका है। ईरान लगातार इस पर आपत्ति जताता रहा है और अब ईरान की तरफ से ब्रिटेन को भी खुली चुनौती दी गई है कि अगर ब्रिटेन इसी तरीके से अमेरिका को अपने सैन्य बेसिस का इस्तेमाल करने देता तो फिर ब्रिटेन को भी इस युद्ध में शामिल माना जाएगा। वहीं ईरान ने इजराइल पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बेहद गंभीर आशंका जताई है। यानी उसने आरोप लगाया कि इजराइल उसे फंसाने के लिए सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ईरान के खातम अल अंबिया मुख्यालय का दावा किया गया है कि इजराइल सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी अरामको पर हमला कर सकता है, ताकि दुनिया की नजरों में उसका गुनहगार ईरान को ठहराया जा सके। ईरान को आशंका है कि इस सुनियोजित साजिश के जरिए उसे क्षेत्र से अलग थलग करने की और पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते खराब करने की दरार डालने की कोशिश इजराइल कर रहा है। यानी साजिश किसी और की और हमला किसी और का, लेकिन आरोप ईरान पर लगेंगे। इस पर आशंका ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक नए और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि क्या अरामको पर हमले की कोई बड़ी बिसात बिछाई जा चुकी है।
यानी पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान पर रास लफान एलएनजी केंद्र पर सीधे हमले का गंभीर आरोप लगाया। कतर ने इसे आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना हरकत बताते हुए इजराइल के साथ चल रही जंग में ईरान जानबूझकर क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बना रहा है, ये बात कही है। साथ ही कतर ने तुर्की पर भी ईरानी हमलों की भी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान की इस मनमानी को तुरंत रोकने की मांग की गई है। यानी मध्य पूर्व में छिड़ी इस जंग का असर अब दुनिया के हर कोने में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध के चलते पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने एक और खास हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस समुद्री गलियारे पर नियंत्रण के जरिए ईरान ने दुनिया के व्यापार को प्रभावित किया है और अब ईरान ने इस रास्ते पर गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई तेल कंपनियों से उनके जहाजों को निकलने के लिए $2 मिलियन तक का उनसे पैसा वसूला है और इसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि एक तरीके का एक और चोकिंग पॉइंट, एक और प्रेशर पॉइंट ईरान इसको पैसा कमाने के लिए या फिर एक वसूली के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, आपको बता दें कि यह दावा किया जा रहा है फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कि तेल कंपनियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार उन शिप्स को जाने की इजाजत दे रहा है जो या तो अमेरिका और इजराइल के नहीं है, या फिर वो शिप्स वही शिप्स जा सकते हैं जिनसे वो $2 मिलियन का वसूली करेगा। उसी के बाद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की इजाजत इन शिप्स को दी जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से लगातार यह दावा किया गया और यह भी बताया गया कि देखिए, कई कंपनियों ने इसको लेकर पैसे भी ईरान को दिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका का फोकस अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। वॉल स्ट्रीट की माने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका भीषण हवाई हमले की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए फाइटर जेट और चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, जैसा हमने आपको बताया था कि एम्फीबियस शिप्स को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तैनात किया जा रहा है ताकि बड़े ऑपरेशन किए जा सके। वॉल स्ट्रीट की माने तो ईरान की नेवी और उसके आप कह सकते हैं कि अमेरिका की एयरफोर्स निशाना बना सकती है। समुद्री मार्ग सुचारू करने के लिए ये बड़े ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाए जा सकते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बीच हॉर्मुज को लेकर भारत का भी एक बड़ा बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा है कि भारत किसी भी जल मार्ग के सुरक्षित और मुक्त आवाजाही का पक्षधर है। हॉर्मुज से भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल 5 देशों के नेताओं से बातचीत की। भारत हॉर्मुज से मुक्त और सुरक्षित आवाजाही का पक्षधर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दें कि आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ब्रीफ दिया गया कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित और मुफ्त व्यापार के लिए उसका पक्षधर रहा है। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई, जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है क्योंकि हमारे लिए अहम है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज़ है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया का बहुत सारा ईंधन का आपूर्ति होता है, तो हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत अहम है। इस कारण से आपने देखा होगा कि हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की कई एक नेताओं से इस बात पर बातचीत भी हुई है और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं।
अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रधानमंत्री की बातचीत हुई और ये भारत हमेशा से इसके सुरक्षित होने का पक्षधर है। अब पश्चिमी एशिया के समुद्र में इस वक्त बारूद की गंध है और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। ईरान ने इस रास्ते पर प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया के देशों की सप्लाई चेन चरमरा गई है। लेकिन कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, आज हम आपको बताते हैं कि सैन रेमो मैनुअल की जो समुद्री युद्ध की बात कहता है, आखिरकार उसमें क्या बड़ी बातें कही जाती है। बड़ी ब्रॉड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समुद्री युद्ध के दौरान लागू होने वाला यह विधान है, दरअसल यह विधान कहता है कि युद्ध के दौरान समंदर में किसी गोली मारी जा सकती है और इसे नहीं मारी जा सकती। तय करना, आपको बता दें कि तय करता है कि किस पर हमला किया जाएगा और किस पर हमला नहीं किया जाएगा। 1994 के दौरान इसको मैनुअल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का संग्रह माना गया था और यह बताता है कि आखिरकार युद्ध के दौरान आखिरकार इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, किस पर अटैक कर सकते हैं और किस पर अटैक नहीं कर सकते। और इसके अलावा यह भी तय करता है कि युद्ध के समय में समुद्र में व्यापारिक जहाजों और युद्धपोतों के क्या अधिकार हैं। इसके अनुसार युद्ध यानी वॉर में शामिल, आप कह सकते हैं जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान, वो एक दूसरे के जहाजों पर तो हमला कर सकते हैं, तो ये वैध होगा। लेकिन अगर न्यूट्रल देशों के जहाजों पर हमला किया जाता है तो यह अवैध होगा, जैसे भारत, चीन, जापान या दूसरे देश जो लगातार इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए, अगर उनके शिप पर टारगेट किया जाता है तो यह पूरी तरीके से अवैध होगा। 1994 का ये आप कह सकते हैं कि ये मैनुअल कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ करता है। हॉर्मुज को बंद नहीं रख सकते, ईरान की निंदा की जाए। हम आपको दरअसल ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां पर है, ये वो जलडमरू या फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और आखिरकार वो मैनुअल क्या कहता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। समुद्र में माइंस बिछाना मैनुअल का उल्लंघन है। ईरान ने इस जंग की शुरुआत होने से पहले ही इस इलाके में अपनी जो माइंस थी, नेवल माइंस थी, वो बिछा दी थी और यही शायद मैनुअल कहता है कि ऐसा करना बेहद गलत है। लेकिन ईरान अभी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने या समझने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का मानना है कि उस पर हुआ अटैक अब सारी चीजों को पीछे धकेलता है और ईरान अपनी डिफेंस के लिए इन सभी कानूनों के बाध्य नहीं रह गया। अब देश में आपको बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि देश में भी यानी भारत की अगर बात करें, प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि 2 रुपए प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आज से इस प्रीमियम पेट्रोल की नई कीमतें लागू हो जाएंगी। हालांकि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में भी 22 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। 109 रुपए 59 पैसे अब ये हो गई है, जो पहले करीबन 87 रुपीस थी, वो अब करीबन 109 यानी 109 प्रति लीटर इसकी कीमतें बढ़ गई। इंडस्ट्रियल डीजल की हम बात कर रहे हैं, यानी करीबन 22 रुपए का इजाफा इंडस्ट्रियल डीजल पर हुआ है और वहीं प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। यानी अब युद्ध का असर सीधे तौर पर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। पश्चिम एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में 20 दिन बाद अब भारत में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और एलपीजी क्राइसिस के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हालांकि ये इजाफा अभी प्रीमियम कैटेगरी के पेट्रोल पर हुआ है, जहां पर एचपीसीएल, आईओसीएल ने प्रीमियम कैटेगरी पेट्रोल की कीमतों को 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 9 पैसे तक बढ़ाया है। और यहां दिल्ली के इस पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हैं कि अब जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। हालांकि जो रेगुलर पेट्रोल है उस पर इसका कोई असर नहीं है और इसीलिए जो पैनिक है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप कर्मी बता रहे हैं कि ये जो 2 रुपए का इजाफा हुआ है वो स्पीड पेट्रोल पर हुआ है और इस वजह से जो पिंच है वो रेगुलर उपभोक्ताओं को नहीं हो रही है। तो जो ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने सिलेक्टिवली ये प्राइस बढ़ाया है ताकि जो प्रीमियम उपभोक्ता हैं उन पर उनका जो पेट्रोल है, जो स्पीड पेट्रोल है, उस पर इसकी सर ये बताएगा कि यहाँ पर कितना कीमत में बढ़ोतरी हुई है और किस पेट्रोल पर हुई है? स्पीड पेट्रोल पे हुई है। कितना हुआ है?
₹2 बढ़े हैं। ₹2 बढ़ा, उसका कुछ असर फिलहाल दिख रहा है? कोई नहीं। पैनिक या कुछ नहीं चिंता? नहीं जी नहीं। जो रेगुलर प्राइस है वो सेम है? हाँ जी। पिछला जो बढ़ी थी कीमत, वो कब बढ़ी थी आपको याद है? ये 1 साल हो रहा है जी। जल्दी नहीं बढ़ी। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड पेट्रोल में जो कीमतों में इजाफा हुआ है वो इस वजह से भी हुआ है, कंपनियों ने इसको इसलिए भी बढ़ाया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। 50% तक की कीमतें बढ़ गई हैं पिछले 3 हफ्ते में। एलपीजी को जो लेकर जो डिसरप्शन है उसको लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है कि जो मर्चेंट वेसल्स वेस्ट ऑफ स्ट्रेट हॉर्मुज में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत तक लाया जाए, और ये काम लगातार जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम मिनिस्ट्रीज एक साथ काम कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट भारत पर कम से कम पड़े। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक। इस युद्ध को करीब करीब 21 दिन हो चुके हैं, यानी 3 हफ्ते, लेकिन यह युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आता और शायद इसके आर्थिक प्रभाव अब दुनिया के तमाम देशों पे दिखने भी शुरू हो गया। और माना जा रहा है कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो यह प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली या फिर आप कह बहुत ज्यादा घातक होंगे। अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईडीएफ फोर्स के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन ने आज तक संवाददाता श्वेता सिंह से बातचीत में माना है कि ईरान क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल की एयर डिफेंस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी बढ़ते हमलों में उत्तरी मोर्चे पर खतरा और ज्यादा गहरा हो चुका है। आइए आपको ये इंटरव्यू सुनाते हैं। ये जो युद्ध चल रहा है इसमें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, हमारे साथ आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन इस समय जुड़ रहे हैं। What do you make of the targets that Iran is trying to attack? Well, look, the Iranian terrorist regime is just that, a terrorist regime, and they want to strike civilian targets. That's how they operate. By the way, it's not just a message that I'm saying out loud, it's concrete intelligence that we have behind the scenes. You know, they sit behind closed doors, and when they make their decisions how to act, they try to target civilian areas. And they're doing that everywhere, not just in Israel, but all across the Middle East. But would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. It's actually a war crime. They're firing cluster bombs that, split up. It's a missile and a warhead splits into 15 or 20 smaller bombs, about 7 to 10 kilometers in the air. And then those smaller bombs are spread out all over civilian areas. They do it on purpose because they want those smaller bombs to create panic. They want to hit civilian areas, and it's killed civilians inside of Israel. 21 दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी के कई देशों में आज ईद भी मनाई जा रही है, लेकिन बेरूट में इसको लेकर सन्नाटा है। इजराइल के हमलों के बाद वहां त्योहारों पर भी गम का माहौल है। बेरूट से आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाड़ी के सभी देशों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मैं इस वक्त लेबनान के बेरूत शहर में खड़ा हूं, जो कि राजधानी है इस शहर की, और इस बीच जो है यहाँ पर भी आज सुन्नी मुसलमान ईद मना रहे हैं, जबकि शिया मुसलमान ईरान के साथ कल ईद मनाएंगे। लेकिन अब की बार ईद में हर तरफ सन्नाटा है। कोई फेस्टिविटी, कोई हम कहें कि कोई उत्साह लोगों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस बेरूत, सेंट्रल बेरूत के उस इलाके में हूँ जहाँ 2 दिन पहले एक ऊंची इमारत को ज़मींदोज़ किया गया था। सिर्फ इसी इमारत को नहीं, अगर हम पीछे कुछ गलियों को छोड़ेंगे तो करीब 5 ऐसी इमारतें हैं जिन पर एक के बाद एक बुधवार को हमले हुए थे और 12 लोग उन हमलों में मारे गए थे।